वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। सबसे पहले एक आवश्यक सूचना, इस बार हम लोग बिहार एपीओ मेंस 2022 के लिए माइनर एक्ट्स की क्लासेज अपनी मर्जी से हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अगर आप बिहार एपीओ मेंस 2022 के कैंडिडेट हैं तो आइए हमारे साथ मिलकर अपने सपने को साकार कीजिए। और अगर इन केस आप कैंडिडेट नहीं हैं तो आपकी जानकारी में कोई भी आपके जैसे बैचमेट, फ्रेंड्स, जूनियर, सीनियर कोई भी हैं तो उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, है उनका इसको लाभ होगा। तो आइए अब हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 14। अब पहले मैं थोड़ा आपको पढ़ा लूँ, क्योंकि अचानक से क्वेश्चन बताना और क्वेश्चन का आंसर बताना बगैर पढ़ाए बगैर बताए तो एज ए टीचर मैं उसको अच्छा नहीं समझता। आप लोग भी यह एक मिशन है कि मैं हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाकर सीरीज वाइज यूट्यूब पे डाल दूं, जिससे आप अपने मेंस की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन कर सकें। तो इस मिशन में आप लोग सहयोग करेंगे तो मिशन और आसानी से हासिल होगा। तो हमें इन चीज़ों में थोड़ा सहयोग कीजिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और हम उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट्स। तो सो फार एज एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इज कंसर्न, अब देखिए आप समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि ए पे चोरी का आरोप है कि ए ने बी के यहाँ चोरी करी। अब ए ने पहले भी चोरी के ए पे पहले भी चोरी के आरोप लगते रहे हैं। तो अब क्वेश्चन इज दिस कि ए पर जो पहले चोरी के आरोप लगते रहे हैं, क्या उन चीजों से कोई नतीजा इस केस में कि ए ने बी के यहाँ चोरी की या नहीं की, क्या उस केस से, उन फैक्टों से क्या हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि चूंकि ए पे चोरी के हमेशा आरोप लगते रहते हैं तो ए ने चोरी किया ही होगा, ए ने चोरी किया ही होगा। क्या इस बात पे हम किसी को सजा दे सकते हैं? देखिए, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और यही मेरा संकल्प है, यही मेरा मिशन है। जब आप पास आउट होते हैं तो शुरुआती दिनों में लॉ की बारीकियां, लॉ की लॉजिक, रीजनिंग वो थोड़ा समझने में थोड़ी बहुत परेशानी होती है और मेरा काम बस यही है कि उसके रीजनिंग, उसके बारीकियों को, आपके सोचने समझने की शक्ति को थोड़ा सा इम्प्रूव करना। ये थोड़ा सा आर्ट आप सीख गए तो आप अपने आप फिर लॉ में फिर आपके कदम कभी रुकेंगे नहीं, आप कामयाबी की मंजिलें दर बदर हासिल करते चलेंगे। तो एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट, अब मान लीजिए किसी पे आरोप है कि वो किसी लड़की के साथ छेड़खानी की, तो ए पे जो आरोप है कि उसने किसी लड़की के साथ छेड़खानी किया, तो इस केस का फैसला इस केस के फैक्ट्स के आधार पे होगा। क्या बयान है, क्या सबूत है? ए पे पहले भी छेड़खानी के आरोप लगते रहे हैं, तो क्या ए को हम सजा सुना देंगे इस बात पे? क्या ये मुनासिब होगा? तो जो एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इज इनएडमिसिबल एविडेंस, मैं इसको लाल पेन से लिख रहा हूं और थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करें। मैं थोड़ा प्रेशर में रहता हूँ, वीडियो लंबी हो जाती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, ये सब्जेक्ट ही ऐसा है। शॉर्टकट करेंगे तो फिर मारे जाएंगे, फिर धराशायी हो जाएंगे, हवाई हो जाएंगे। लॉ समझिए अच्छे से, इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है, इससे मज़ेदार कुछ है ही नहीं इस जमाने में। तो देखिए, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट is no evidence at all and it is inadmissible.
देखिए ये बात हमने लिखा है, ये कानून, ये एक लॉजिक है, और ये लॉजिक आया कैसे? विथ एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, जो हमारे सोसाइटी में होते रहता, तो इन्हीं चीजों को लॉ में हम लोग समझते हैं, और इन्हीं चीजों के कारण लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। तो सिमिलर फैक्ट के बेसिस पे, क्योंकि उस पे चोरी का आरोप लगता रहा, इसलिए उसने चोरी किया होगा, स्टिल देयर इज एन एलिमेंट ऑफ डाउट। डाउट इज डाउट, हाउसएवर इट इज स्ट्रॉन्ग। क्या हम महज डाउट के आधार पे किसी को सजा सुना सकते, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग डाउट क्यों ना हो? तो ये चीजें समझनी है, हर लॉ स्टूडेंट को समझना चाहिए, हर लीगल प्रोफेशनल को समझना चाहिए। तो ठीक है, निकल के आया कि भाई सिमिलर फैक्ट, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट के हिसाब से हम किसी को सजा नहीं दे सकते, ये समझदारी नहीं होगी। ये तो एक जनरल रूल बन गया। और एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इज नो एविडेंस एंड इट इज इनएडमिसिबल टोटली। लेकिन लॉ में इफ बट बहुत है, किंतु परंतु। इन किंतु परंतु से घबराना नहीं है, इन पे केवल सोचना है। तो ये तो लॉ आ गया, लेकिन सेक्शन 14 जहां स्टेट ऑफ माइंड प्रूफ करना है, जैसे नॉलेज, ए पे आरोप है कि वो हैबिचुअली जो है नोइंगली डीलिंग इन स्टोलन प्रॉपर्टी। तो ए के पास एक ही स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मिली, ए के पास और भी जितनी प्रॉपर्टी है सबकी सब स्टोलन प्रॉपर्टी मिली। तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो रेलिवेंट फैक्ट मतलब उसको कंसीडर किया जाएगा। अब क्या सिर्फ एक रेलिवेंट फैक्ट के ही आधार पे ए पे आरोप है कि ए डीलिंग इनटू स्टोलन प्रॉपर्टी नोइंगली, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऑफेंस जो होते हैं उनमें इंटेंशन, जो स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव करना बहुत जरूरी होता है, डिसऑनेस्टली, इंटेंशनली, और ये सारी चीजें। तो स्टेट ऑफ माइंड को प्रूव नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक्यूज का स्टेट ऑफ माइंड क्या है वो एक्यूज ही जानता है। तो जहां क्वेश्चन स्टेट ऑफ माइंड का हो, कल आपको कोड बताया था SIKNRIG, S फॉर स्टेट ऑफ माइंड, I फॉर इंटेंशन, K फॉर नॉलेज, NRI, N फॉर नेग्लिजेंस, R फॉर रैशनेस, I फॉर इल विल, और G फॉर गुडविल। तो ऐसे अब देखिए, मैंने कोड कल समझाया था, उस तरह से आपको, चूंकि एग्जाम पास आउट करना है तो ये सारी चीजें लिखेंगे सीक्वेंस में, तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। ये चीजें मिस हो जाएंगी तो थोड़े नंबर कट जाएंगे। तो सेक्शन 14 में हम पाते हैं कि जब स्टेट ऑफ माइंड से जब साइकोलॉजिकल फैक्ट को प्रूव करना है एंड टू एट्रीब्यूट सम पर्टिकुलर नॉलेज टू द एक्यूज, तो उसके उसी सिमिलर ट्रांजैक्शंस का जो एविडेंस है, आइदर पास्ट और सब्सिक्वेंट, वो एविडेंस रेलिवेंट होगा। तो सेक्शन 14 जो है एक तरह से एक्सेप्शन है ऑफ द जनरल रूल ऑफ एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट। तो सेक्शन 14 इज वन ऑफ द एक्सेप्शन। ये जो लाल पेन से हमने लिखा है, सेक्शन 14 एक्सेप्शन हो गया। और उसी तरह से सेक्शन 14 का ही कुछ हद तक एक्सटेंशन है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 के एप्लीकेबिलिटी के लिए जब ये सवाल हो कि वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। अब मान लीजिए कि ए ने किसी वुमेन के साथ टकरा गया, ये जो जा रहा है किसी महिला के साथ टकरा गया, आउटरेजिंग मोडेस्टी वगैरह या जो भी बने। तो अब ए का क्लेम है कि भाई उसने जानबूझ के टक्कर नहीं मारी उस महिला को, अनजाने में हो गया, गलती से हो गया। लेकिन ए जब भी टकराता है तो किसी महिला से ही टकराता। तो क्या इन हालातों में ये जानने के लिए
कि एक्ट जो था वो एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, तो उन हालातों में एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट एज्यूम सिग्निफिकेंस, और यही बात हम लोगों को समझाई गई है सेक्शन 15 में। तो और यही लॉजिक है। आप कोई भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ें तो उस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को उसके लॉजिक के साथ आप पढ़ेंगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको दावे के साथ डंगे की चोट पे चैलेंज करते हुए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा हूं। मैं अपील भी यही करूंगा, बेशक थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन लॉजिक नेवर डाइवोर्स योर लॉजिक, नेवर मोर्टगेज योर लॉजिक। तो सेक्शन 15 के एप्लीकेबिलिटी के लिए कि फैक्ट इन इशू जो है, फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 15 फैक्ट इन इशू, मैं थोड़ा स्पेस बना लूं। सेक्शन 15 के एप्लीकेबिलिटी के लिए फैक्ट इन इशू मस्ट बी, ये फैक्ट्स इन इशू, ये थोड़ा मैं मिटा दूं, इन छूट गया वर्ड। फैक्ट्स इन इशू मस्ट बी कि एक्ट जो था एक्सीडेंटल था या इंटेंशनल था, ये फैक्ट इन इशू होना चाहिए, तभी हम सेक्शन 15 को अप्लाई कर पाएंगे। ना तो ऐसी डेंजरस चीज, एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट, इस इतनी खतरनाक चीज को नहीं अप्लाई करेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, वो मैं आपको समझाने के वास्ते ऐसा बता रहा हूँ। एग्जाम में आपको ज्यादा बोलेंगे तो और ज्यादा तो इरिटेशन होता है, सिंपल सिंपल स्वीटली और स्मूथली। तो आपका पहला लाइन की जब फैक्ट इन इशू is dependent upon the inquiry whether the act alleged was accidental or intentional. In such a case, evidence of similar fact becomes relevant as per the provisions given under section 15. तो ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। अब हम लोग सेक्शन 15 को देखते हैं। हमने सेक्शन 15 के लिए कुछ राइटिंग कहाँ पे, शायद सेक्शन के लास्ट में, ये तो सेक्शन 15 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये सब्जेक्ट मैटर 15 का मेरा टाइपिस्ट जो है बिल्कुल कहाँ चला गया। खैर चलिए, हमने आपको समझा दिया है एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट का। और कुछ हाँ देखिए, ये लिखा हुआ, देयर मस्ट बी ए क्वेश्चन वेदर द एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 15। आप वीडियो को पॉज करके इस कंटेंट को जरूर नोट डाउन कीजिएगा। बोथ सेक्शन 14 एंड 15 आर एक्सेप्शंस टू, ये बहुत जल्दी में टाइप होता है, क्योंकि हम लोगों पे भी प्रेशर है, तो थोड़ा ग्रामर वगैरह अगर कोई मिस्टेक हो तो अवॉइड कीजिएगा। बोथ सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 आर एक्सेप्शंस टू सिमिलर फैक्ट रूल। Evidence of similar fact is no evidence at all. A case has to be decided upon the basis of its own facts. It has not to be decided on the basis of facts in other transactions. तो आप लिखेंगे तो अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है तो ये थोड़ा रीजनिंग दे दीजिए, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके बाद देखिए। और यही चीज कहा गया है, व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन। देखिए कैसे ये बेयर एक्ट को एज इट इज कॉपी पेस्ट किया गया है। आपको अगर एग्जाम की तैयारी करें तो बेयर एक्ट इज द बेस्ट, शॉर्ट में है, जल्दी तैयार होगा। उसके लैंग्वेज को समझिए, उसके सेंस को, उसके मीनिंग को, उसके लॉजिक को समझिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, थोड़ा केस लॉ दीजिए, आपका बेहतरीन आंसर। बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको लॉजिक ही पकड़ना है। लॉजिक को पकड़ लिया तो सब कुछ ठीक है। तो देखिए ओपनिंग लाइन ऑफ सेक्शन 15, व्हेन देयर इज
ए क्वेश्चन वेदर एन एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। तो अगर ये क्वेश्चन है और done with a particular knowledge or intention, the fact that such act form part of a series of similar occurrences in each of which the person doing the act was concerned is relevant। तो देखिए सेक्शन 15 कोई बहुत ज्यादती नहीं करता कि अगर ये इंक्वायरी है कि एक्ट जो है एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल, तो वैसे हालात में सिमिलर फैक्ट्स का एविडेंस दिया जा सकता है और वो एविडेंस रेलिवेंट होगा, तो वो एविडेंस रेलिवेंट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि चूंकि वो एविडेंस रेलिवेंट है तो उसी एविडेंस पे सजा हो जाएगी। कोर्ट इन एविडेंस को अंडर द प्रोसेस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, एविडेंस एक्ट में एक चैप्टर है जो कि हम लोगों के सिलेबस में नहीं है। जब आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे, जब आपको जजमेंट पास करना होगा, तो यू नीड टू कैरी आउट वन एक्सरसाइज एंड दैट इज नोन एज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। खैर आगे चलते हैं हम लोग। तो इसी चीज को इलस्ट्रेशन से समझाया है। ए जो है अपने घर में, ए पे आरोप है कि उसने अपने घर में आग लगा दिया जो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, और ए के खिलाफ और भी उसने पहले भी इंश्योरेंस कराया था, उसके हर घर में आग लग जाती थी। तो ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, ऐसे 2-3 इंस्टांस, और लेकिन ज्यादातर ऐसे ही इंस्टांस हो तो भाई डाउट तो होता ही होता है। बी है ए इज इम्प्लाइड टू रिसीव मनी फ्रॉम डेटर्स, और वो कहता है कि भाई उसे बाई मिस्टेक एंट्री नहीं हो पाई, लेकिन जब भी वो अकाउंट की एंट्री में वो हमेशा उससे मिस्टेक होती है और किसी से मिस्टेक नहीं होती, तो भाई इसको भी कंसीडर किया जा सकता। इलस्ट्रेशन सी ए इज एक्यूज ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी ए काउंटरफिट रुपी। तो अब क्वेश्चन है कि ये एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, तो ये कि सून आफ्टर डिलीवरी ए ने फिर दूसरा काउंटरफिट कॉइन सी को डिलीवर किया, तो ये जो सिमिलर फैक्ट्स जो है एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इट एज्यूम सिग्निफिकेंस। अब रेलिवेंट सेक्शन 15 में एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट बिकम रेलिवेंट बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इज नो एविडेंस एट ऑल। तो ये आपको समझाने के लिए लिखा है कि रेलिवेंसी डज नॉट मीन कंक्लूसिविटी। ये कोर्ट कंसीडर करेगी, लेकिन केस हैज टू सर्वाइव अपॉन इट्स ऑन लेग, केस हैज टू गो अपॉन इट्स ऑन मेरिट। अब मान लीजिए कि ए पे आरोप है कि वो स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है, स्टोलन प्रॉपर्टी में, तो और ए के पास और भी प्रॉपर्टी जो मिली है स्टोलन मिली है, तो क्या इसी बेस पे, इसी आधार पे सजा कर देना संभव है? या ए स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल चोरी के मोबाइल में डील करता है, मोबाइल का दाम है 20,000 और वो मोबाइल को बेच रहा है 20,000 की बजाय 1,000 रुपये में, तो ये दिस इज ए स्ट्रॉन्ग, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि ये को पता है कि चोरी का मोबाइल है, इसीलिए इतने कम पैसे में बेच रहा। इससे ज़्यादा नहीं, सेक्शन 15 को हमसे तो आप पढ़ते रहिए, हम पढ़ाते रहेंगे, लेकिन एग्जाम है थोड़ा शॉर्ट करते हैं। सेक्शन 16 एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। तो कोर्स ऑफ बिजनेस के सिलसिले में आपका सेक्शन 16 भी है, आपका सेक्शन 32 क्लॉज 2 भी है, और आपका सेक्शन 114 भी है। कोर्स ऑफ बिजनेस के बारे में जो एंट्रीज है वो प्रिजम्पशन है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो विजिटर रजिस्टर में आपको साइन करना होता है। तो जब बात हो, फैक्ट इन इशू है कि आप इस अपार्टमेंट में आए, तो विजिटर रजिस्टर में आपके नाम की एंट्री होनी चाहिए। तो ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इज रेलेवेंट, और इसको ही मैंने लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको बता दूं, आपके लिए लिख दिया हमने। Whenever an act was done, the existence of a general course of business or office, private or public, according to which it naturally would have been done। जैसे मान लीजिए कि ये इशू है कि आप किसी अपार्टमेंट में गए या नहीं गए, तो जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है कि अपार्टमेंट के में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, विजिटर रजिस्टर होता है, उसमें आपकी एंट्री होती है, तब आप जाते हैं नॉर्मली।
तो जो प्रिज ये है कि अगर कोई बिजनेस हो तो से संबंधित कोई मसला है तो जनरल कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे बिजनेस पब्लिक हो प्राइवेट हो, हर किसी के लिए है, लॉजिक है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस शुड हैव बीन फॉलोड। तो जैसे मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपने जो पैसा जमा किया उसकी स्लिप भी होगी आपके पास। तो इस तरह से ये एविडेंस एक्ट कुछ नया नहीं है, हमारा ह्यूमन कंडक्ट किस तरह से किन परिस्थितियों में होता रहा उन्हीं को अलग अलग करके सेक्शन बना के लिख दिया गया। जो हम हर रोज अपनी आंखों से देखते हैं उन्हीं चीजों को, इसमें कोई नई चीज नहीं लिखी हुई है, सिर्फ समझने का अंतर है। तो अब देखिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई सरकार, मान लीजिए कि एक छोटी परचून की दुकान है, तो छोटी परचून की दुकान की एंट्री में कुछ मैनिपुलेशन भी हो सकता है और इन सारी चीज़ों को आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। बड़ी दुकान है या बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनिपुलेशन के चांसेस कम है। और ये जो है कोर्स ऑफ बिजनेस जो है आपका सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 सेक्शन 114 उसका इलस्ट्रेशन एफ है कि, और ऐसे जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस का कोर्ट में प्रिज्यूम कि रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस वाज फॉलोड। और इसी को सेक्शन 16 में लिखा हुआ है, एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट। तो व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन वेदर ए पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू व्हिच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन इज ए रेलिवेंट फैक्ट। अब जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने किसी अपने दोस्त को पैसा उधार दिया, तो अपने दोस्त को पैसा उधार दिया तो भाई कुछ लिखत में है तो बहुत अच्छी बात है, आपका दोस्त है, हो सकता है लिखत में भी ना हो। लेकिन अगर बैंक ने आपको उधार दिया तो लोन डॉक्यूमेंट तो होगा बैंक के पास। तो दिस इज जस्ट नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ ए सर्टेन कोर्स ऑफ इवेंट। तो नेचुरल कंसिक्वेंस है, उसी को फॉलो किया जाता है। इसको इलस्ट्रेशन से समझाया गया। द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। तो नॉर्मली पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, आप लेटर जाके रजिस्ट्री कर दिए तो नॉर्मली सारे लेटर पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए मेयर पोस्टिंग ऑफ द लेटर is sometimes presumed as delivery of the letter। तो ऑन द बेसिस हम ज़्यादा अब उधर नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे तो फिर केस लॉ वगैरह करना पड़ेगा और सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी। आप सिंपल सोचिए कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के जो कंसर्निंग फैक्ट हैं वो रेलिवेंट फैक्ट हैं। इलस्ट्रेशन बी, द क्वेश्चन इज वेदर ए पर्टिकुलर लेटर इज A, the fact that it was posted in due course and was not returned through date letter office are relevant। आपने लेटर पोस्ट कर दिया, रजिस्ट्री पोस्ट कर दिया, ये वापस नहीं आई, इट मीन्स कि ये उसको मिल गई। तो लाइक दिस कल हम लोग एडमिशन और कन्फेशन करेंगे। आज चलिए मैं भी आप लोगों के साथ कुछ मैं बोलना चाहूँगा। देखिए, रेलिवेंसी से एक क्वेश्चन जरूर होगा। आप रेलिवेंसी, एडमिशन, कन्फेशन और डाइंग डिक्लेरेशन, इससे 2 क्वेश्चन आपके हिट हो सकता है एविडेंस एक्ट में। आज का टाइम, आज का वाक्य नोट कीजिएगा। रेलिवेंसी, एडमिसिबिलिटी, आपको फोकस, मैंने सेक्शन 1 से लेके 16 तक ईच एंड एवरी सेक्शन आपको पढ़ाया है। ईच एंड एवरी सेक्शन का वीडियो है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, छोटे छोटे हैं, इनको आप कवर कीजिएगा तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं मिल जाएगा 1 to 16 के रेंज में। एक क्वेश्चन आपको 17 एडमिशन से लेके 31 के रेंज में मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका हो गया। डाइंग डिक्लेरेशन से क्वेश्चन होना ही होना, 3 क्वेश्चन आपका हो गया। और बाकी मुझे नहीं पता, और मैं ये जो आपको बोल रहा हूँ मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, मैं बोल देता हूँ, मुझे नहीं पता कि क्वेश्चन आएंगे भी या नहीं आएंगे। अगर नहीं आते हैं क्वेश्चन तो नाराज मत होइएगा, ये जस्ट मेरा गेस वर्क है, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। तो खैर एनीवे,
इसी के साथ आज का टॉपिक हम लोगों का यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग एडमिशन कन्फ्यूजन से संबंधित ग्रुप में क्वेश्चन आएगा। हमारे ग्रुप में हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछा जाता है और उन्हीं क्वेश्चंस का ये यूट्यूब वीडियो बनाकर अपलोड किया जाता है। और वो ग्रुप सर्विसेज 1 क्वेश्चन डेली फॉर पीटी मेंस इंटरव्यू, ये देखिए मुझे याद आया, मैं फिर आज का क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे मैं भूल गया। और ये देखिए अब आज का क्वेश्चन, ए इज ट्राइड फॉर चीटिंग, द प्रोसिक्यूशन विशेस टू एड्यूस एविडेंस दैट ए हैज चीटेड अदर पीपल आल्सो, सच एविडेंस इज, तो सच एविडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, क्योंकि चीटिंग में एक डिजॉनेस्ट इंटेंशन होता है और स्टेट ऑफ माइंड के लिए डेट वुड बी रेलिवेंट। तो नेवर टेक एनी कंफ्यूजन कि ये क्वेश्चन आपको जो है सेक्शन 15, ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन, और ये क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया गया है मेरे व्यक्तिगत विचार से लॉ को सिर्फ पढ़ना समझना ही काफ़ी नहीं है, लॉ के बारे में चर्चा भी करना। तो अब यूट्यूब पे तो चर्चाएं हो भी नहीं सकती। फिर मजाक में मैं कहूँगा आज के टाइम में अगर पढ़ने पढ़ाने में आपका मन लगता है तो ये अपने आप में कम बड़ी बात नहीं है। चलिए मजाक है, इसे इग्नोर कीजिएगा आप। तो आज के क्वेश्चन का पीटी का ये आंसर होगा, स्टेट ऑफ माइंड से हो या एक्ट एक्सीडेंटल या इंटेंशनल किसी भी एंगल से हो तो आंसर डी होगा। 14 में भी रेलिवेंट है, 15 में भी रेलिवेंट है। डिस्कस द नेसेसिटी ऑफ एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट विद द हेल्प ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, तो ये जो मेंस का क्वेश्चन है इसमें सिमिलर फैक्ट्स पे आपको हमने जो समझाया, आप लिखिए कि इन फैक्ट ए केस हैज़ टू बी डिसाइडेड अपॉन इट्स ऑन मेरिट, इलस्ट्रेशन दे के थोड़ा इलस्ट्रेट कर दीजिए, एंड एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इज नो एविडेंस एट ऑल एंड इट इज इनएडमिसिबल, हाउएवर देयर आर 2 सेक्शंस अंडर आवर इंडियन एविडेंस एक्ट, वन इज सेक्शन 14, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, अनदर इज सेक्शन 15। तो ऐसे इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपका ये बेहतरीन आंसर होगा। इंटरव्यू में पूछा गया कि वेदर एविडेंस ऑफ सिमिलर फैक्ट इज रेलिवेंट, तो आप कहिए कि केस हैज टू बी डिसाइडेड इट्स नॉट रेलिवेंट बट देयर इज एक्सेप्शन टू दिस रूल इन द फॉर्म ऑफ सेक्शन 14 एंड 15। तो ये आपका बेहतरीन आंसर होगा। तो चलिए मैं भूल गया था, आज भी वही गलती करता कि आज का क्वेश्चन मिस हो जाता कल, तो एनीवे मुझे याद आ गया, थैंक्स गॉड। तो अंत में टॉपिक यहीं ख़त्म, कल फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारा मिशन आपके बगैर सहयोग और प्यार के कभी सफल नहीं हो सकता, तो अपना भरपूर समर्थन हमें दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।